हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 20 नवंबर और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो पहली जो न्यूज़ आती है वो है हरियाणा से रिलेटेड। और बेसिकली कुछ स्टेट्स में ये इनसिक्योरिटी रहती है कि बाहर के जो लोग आते हैं वो यहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं, जिससे जो लोकल्स होते हैं किसी स्टेट के उनको उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। सो उसी के कारण हरियाणा में कुछ टाइम पहले एक लॉ लाया गया था जिससे लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में 75% रिजर्वेशन कर दिया था। फिर ये मुद्दा पहुंचता है वहाँ के हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इस वाले लॉ को हटा दिया। बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उनका कहना है कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अगेंस्ट जाता है, इसलिए इसे हटाया जाए। सो इट कॉस्ट अ हरियाणा गवर्नमेंट लॉ दैट प्रोवाइडेड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स टू द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। ये कोई पहला स्टेट नहीं है जिसने ऐसे करने की कोशिश की है। पहले भी ऐसे स्टेट्स हैं जो ये कोशिश कर चुके हैं, जैसे कि झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका। दे हैव ऑल्सो ट्राइड सच थिंग्स। रीजंस क्या हैं इसके, बेसिकली क्यों ऐसा लॉ लाया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, कुछ स्टेट्स में ऐसा कहना होता है, उनका ये मानना होता है कि बाहर के जो लोग आते हैं उनकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोकल्स के लिए कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सो लोकल्स को प्रेफरेंस देने के लिए यह लॉ लाया जाता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ अ वेरी वेरी बिग रीज़न। और ये बोला जाता है कि एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिल पाते, इसलिए इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। उसके अलावा सोशल जस्टिस एक रीज़न बताया जाता है। वैसे सही बात बताऊँ तो इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स ही होती है ताकि यूथ्स के वोट्स मिल सके। मेन मुद्दा तो यही होता है। बाकी हाँ, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं। और ये बोला जाता है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और जो लोकल्स होते हैं वो स्टेट के कल्चर, लैंग्वेज वगैरह से फेमिलियर होते हैं। इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको इस वाले सेशन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर आता है कि भाई इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है भाई। पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। आप कैसे एक स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स राइट ऑफ मूवमेंट जो 19 में आता है उसके अगेंस्ट में जाता है। अगर आप आउटसाइडर्स को जॉब नहीं देंगे तो वो मतलब उस स्टेट में मूव करने से पहले 10 बार सोचेंगे, राइट। ऑब्वियस ये बात है। ऊपर से आर्टिकल 15 बोलता है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और तो और 16 भी कहता है कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये रीजनलिज्म को प्रमोट करता है कि बस आप अपने स्टेट के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने रीजन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। रीजन को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे स्टेट्स के लोगों को प्रिवेंट करके, आई डोंट नो, इसको सन ऑफ सॉइल थ्योरी भी बोलते हैं। बेसिकली जो लोकल्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ये बात मतलब होता है इसका। उसके अलावा मेरिट के अगेंस्ट जाता है। 75% इज़ अ प्रिटी ह्यूज नंबर। मतलब इतना ज़्यादा अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो मेरिट और एफिशिएंसी कहाँ पे जाएगी फिर। इंडस्ट्रीज़ पे इसका बहुत ऑफ कोर्स मेजर इफेक्ट पड़ेगा, कंपनीज़ वगैरह पे जो कि हायर करती हैं, जो कि चाहती हैं कि बेस्ट से बेस्ट लोग उन कंपनीज़ में हायर हों। लेकिन जब ऐसे लॉज आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। इतना ही नहीं, ऐसी पॉलिसीज़ लाते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं होती एंड अनडाउटेडली इट गोज़ अगेंस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री। अब एकता की बात कैसे कर सकते हैं जब आप ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं तो। ये बात थी इसमें। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो भाई सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन पे काम करो, स्किल करने पे काम करो, यूथ्स को जॉब्स क्रिएट करो, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करो कि कोई भी स्टेप लो तो उसमें फंडामेंटल राइट्स कम से कम वायलेट ना हो, और मेरिट और एफिशिएंसी को भी साइडलाइन नहीं करना है। सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते ही फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए, ये बात होती है। नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
अब बेसिकली कभी अगर हमें कोई डिजीज़ होती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, व्हाटएवर, तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सफाया हो सके और हम ठीक हो सकें। लेकिन क्या होता है ना, जब इनका एक्सेसिव कंजम्पशन होता है, जब इसको ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाता है इन दवाइयों को, सो वक्त के साथ क्या होता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ड्रग के साथ कहीं ना कहीं अडेप्ट करना सीख जाते हैं, और जो हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती है उनसे ये रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी पा लेते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम कुछ भी मेडिसिन या ड्रग वगैरह लेते हैं तो वो उतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती, और उसी फिनोमेना को बोल देते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। इट हैज़ डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द एफिकेसी ऑफ मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ऑफ कोर्स, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करने के केपेबल हो रहे हैं तो मेडिसिन कैसे काम करेंगी, कैसे ट्रीट होंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इसके कारण करीब एनुअली हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 1.27 मिलियन डेथ्स हो रही हैं, जो कि काफ़ी गंभीर बात है। वहीं पे अगर हम स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि हाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ केयर सर्विसेज में के लिए एक्सेस उतना नहीं है, प्रॉपर लिमिटेड एक्सेस है, और जो मेडिसिन्स होती हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, उनका मिसयूज़ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तब भी ले रहे हैं। इस वजह से ये वाला जो एरिया है, इट इज़ पर्टिकुलरली प्रोन टू दिस थ्रेट, और इसी की अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए, इसी के लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए जो नवंबर 18 से 24 है, वो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। और तो और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये माना जा रहा है कि 2050 तक ये एनुअली जो डेथ्स हैं वो अराउंड 10 मिलियन तक पहुंच जाएंगी। इतना ही नहीं, ये हमारी इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट करेगा। इट कैन ड्रेन इकोनॉमी ऑफ अप टू $100 ट्रिलियन। इतना ही नहीं, हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को कम करेगा अराउंड 3.8% से, और तो और हमारे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा बाय अराउंड 7.5% पर ईयर। और हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ेंगी, जब मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो हमें और ज़्यादा हेल्थ पे एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। सो इंक्रीज ऑफ अराउंड $1 ट्रिलियन इन हेल्थ केयर रिलेटेड कॉस्ट, विच इज़ ह्यूज। अब आपको इतना सारा डेटा याद नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता लगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं। इसमें से सिर्फ आप ये पहला वाला डेटा भी याद रख लेंगे तो भी काम चलेगा, और बाकी पॉइंट्स को बस ऐसे जनरली लिख सकते हैं, जैसे कि इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, आवर एक्सपोर्ट्स, आवर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर विल राइज, लाइक दिस। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अगर इसकी डेफिनेशन क्या है ये देखें, सो इट इज़ द रेजिस्टेंस acquired by any microorganism, which can be bacteria, virus, fungi, parasite, etc., against antimicrobial drugs that are used to treat infections. सिंपल है, ये मैं बता ही चुकी हूँ। और ये होता कब है, when an microorganism changes over time and no longer responds to a medicine. कितनी भी मेडिसिन ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या कर लेंगे आप, making infections hard to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death. इसकी वजह से हम डिजीज़ को ट्रीट कर नहीं पाएंगे, और तो और वो स्प्रेड भी होगी, सीवियर इलनेस भी हो सकती है, और अंत में डेथ। जी हाँ, अब इनके रीजंस क्या होते हैं, क्यों एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो क्या होता है ना, जब हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस लेते हैं, उनका इनजुडिशियस अननेसेसरी यूज़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जुकाम भी हो गया तो फटाफट गोली ले ली, या थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा है चलो गोली ले ली। जब ऐसे हम करते हैं तो वक्त के साथ वो मेडिसिन काम नहीं करती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, और हम कभी कभार खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता लेकिन खुद के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वाली मेडिसिन ले लेनी चाहिए हमें, वो जो कि बहुत ही गलत होता है। और तो और हमें पता है कुछ एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, वो भी एक
रीज़न है क्यों लोग ले लेते हैं बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। और एंटीबायोटिक का कंजम्पशन फूड एनिमल्स में भी होता है, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इतना ही नहीं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, उसके जो एफ्लुएंस होते हैं जिससे रिवर्स वगैरह लेक्स वगैरह कंटामिनेट होती हैं, सो वहीं से हमारा पानी आता है फिल्टर वगैरह हो के, वो हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। सो सोल्यूशंस की बात आएगी तो देखो इसी में से सोल्यूशंस निकल जाएंगे कि भाई एक तो एंटीबायोटिक्स को जो है उसका जुडिशियसली यूज़ लो तुम, जब प्रिस्क्रिप्शन हो प्रॉपर उस हिसाब से, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यूज़ में लें। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पोल्यूशन होता है उसको रेगुलेट करें, ठीक है, और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। तो बेसिकली समझदार बने, सतर्क बने। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना का इकोनॉमिक क्राइसिस। अर्जेंटीना में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन उसी बीच वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है। वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ के नेशनल करेंसी की बात करें, वो जो है पैसो, वो अराउंड डिवैल्यूड हो चुकी है बाय ओवर 50% सिर्फ इस ईयर में, ठीक है। उसके अलावा वहाँ के एनुअल इन्फ्लेशन की बात करें जो कि काफ़ी हाई है, 143%। इनफैक्ट पैसो की एक्सचेंज रेट की बात करें देन इट इज़ अराउंड 353 पर डॉलर। और उनके वहाँ के फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं वो उनकी हालत भी ठीक नहीं है। रिसेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो भी उन्होंने बहुत सारी बोरोइंग्स की थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या बाकी कंट्रीज से, उनको पे ऑफ करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी को और प्रिंट किया। और इतना ही नहीं, अपने स्टेट एक्सपेंसेस को भी फंड करने के लिए उन्होंने और प्रिंट किया पैसोज, जिसकी वजह से पैसों की, उनकी करेंसी की वैल्यू और ज़्यादा गिर गई। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं ताकि लोग पैसोज में सेव करें, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में क्रेडिट और ग्रोथ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और अब बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों, क्या रीज़न्स रहे इसके पीछे। तो दिक्कत क्या है ना कि अर्जेंटीना में सेविंग्स उतनी नहीं और स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, बहुत सारी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ लाती रहती है। वास्ट एक्सपेंसिव वेलफेयर स्कीम है। इनफैक्ट उनकी 1/3 पॉपुलेशन गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय करती है, जिनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी और पेंशन दी जाती है। उसकी वजह से भी उनके स्टेट एक्सचेकर को इम्पैक्ट पड़ा है। और इस सब स्पेंडिंग के लिए वो पैसा कहाँ से ला रही हैं, या तो बोरो कर रही हैं या फिर प्रिंट कर रहे हैं, और दोनों ही नेगेटिव साबित हो रहे हैं उनकी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी में काफ़ी मिसमैनेजमेंट रहा है कुछ टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से एक्चुअली। और तो और उन्होंने कुछ टाइम तक ग्लोबल ट्रेड से आइसोलेट कर रखा था अपने आप को, जिनकी वजह से उनके एक्सपोर्ट्स श्रंक हो गए, कम हो गए, और उनके फॉरेन रिजर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ा। सो ऐसे इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई सोल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। लेकिन इसमें अगर कुछ थोड़ी भी सिल्वर लाइनिंग, कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है तो वो ये है कि कहीं ना कहीं अर्जेंटीना रिच है ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, या शेल गैस में, या फिर लिथियम में। आने वाला टाइम हम सब जानते हैं कि ई व्हीकल्स वगैरह का होने वाला है, उसकी वजह से लिथियम काफ़ी डिमांड में रहेगा। सो वो कहीं ना कहीं इसे अर्जेंटीना को हेल्प कर सकता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। अगर अच्छी रेन हो जाती है तो उनका हार्वेस्ट अच्छा हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। और तो और एक न्यू गैस पाइपलाइन ट्रिम्स रिलायंस ऑन कॉस्टली इंपोर्ट्स, और डिमांड राइजेस फॉर लिथियम नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पे वो फोकस कर सकते हैं, अपने आप को वापस ट्रैक पे लाने के लिए एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसी चीज़ों पे फोकस किया जाए और करेंसी को प्रिंट ना करके कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशंस देखे जाएं, और भी इकोनॉमी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में चेंज लाके वो ये सब शायद सुधार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव पे। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह के, उनमें उनको रेटिंग दी जाएगी कि वो कितने सस्टेनेबल हैं या फिर कितने इको फ्रेंडली हैं। अगर वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करे गए हैं जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा या वाटर यूसेज कम होगा तो ज़्यादा इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। और उस हिसाब से उनको रेटिंग दी जाएगी, जिससे कि हाउस होल्ड्स को या जो भी रेजिडेंशियल सेक्टर में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रमोट किया जा सके कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें। सो नेक्स्ट इनिशिएटिव है किसका, सो ये
इसका है IGBC का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल, जो कि किसका पार्ट है, CII का, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का. सो इट लॉन्च्ड अ रेटिंग एंड certification initiative NEST. It promotes sustainable and eco-friendly construction in the domestic house sector. It can help house owners and residential sector to adopt green building features to bring down electricity consumption, water usage, create a healthy living space. ऐसे इनिशिएटिव बेसिकली क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को भी टैकल करने में हेल्प करते हैं हमारी. So that's all for today. I hope it helps you. Thank you so much. Have a nice day.